हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 11th का जो आपका बायोलॉजी है, जो सेल्फ चैप्टर है, उसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी आज रीड किया जाएगा। 11th का है बच्चों, यहाँ पे देखो 11th का है, वो भी आपका क्या है, ये आपका एनसीईआरटी है। ठीक है ना, एनसीईआरटी रीड करेंगे हम लोग। देखो इसमें जो है थोड़ा सा सेल्फ चैप्टर के बारे में थोड़ा सा देखिए। 11th वाले बच्चे इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है ना, देखा जाएगा। इसमें क्या है, इसमें जो आपका सेल है, सेल है। ठीक है ना, सेल को ही हम जीवन की इकाई कहते हैं। ये यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों, ये मतलब अगर समझ में आए तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, दोनों बच्चे ही देख सकते हैं, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है ना, बस समझाने का तरीका आपका अलग होना चाहिए। देखो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा दिन से हम केवल सेल्स के बारे में ही ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि देखो सेल चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन अगर नहीं किया जाएगा तो हमको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि यही बेसिक है। बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा अगर देखा जाएगा बेस जो है, यही हमारा चैप्टर जिसे हम सेल कहते हैं। इसमें आपको 9 में भी पढ़ेंगे, 10 में भी पढ़ेंगे, 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में भी। तो सारी चीज़ें सेल से ही होती है, क्योंकि सेल के बारे में हम जानेंगे तो आने वाली चीज़ों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे मिलकर बनी है, किसका क्या काम है, किसका फंक्शन। अगर सेल चैप्टर को ही ना पढ़ा है और उसमें अगर देखा जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है, चाहे गोल्गी बाय ऑर्गेनेली है, इस चैप्टर को पढ़ाए नहीं और आने वाले समय में आपसे पूछे कि गोल्गी बॉडी है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, तो जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप उस चीज़ को बताएंगे कैसे। ठीक है ना, तो ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। ये बच्चे जो है ना 6 में, 7th में, 8 में, ये सारे बच्चे इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर का अगर अच्छे तरीके से अगर हम अध्ययन कर लें, रिवीजन कर लें, तो आने वाले समय में हमें कोई सेल से कोई भी क्वेश्चन अगर पुटअप आया तो कोई दिक्कतें नहीं रहेगा। ठीक है ना, इस चीज़ को देखो एनसीईआरटी को ना बच्चों 4 से 5 बार खूब ज़्यादा रिवीजन करो। एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ो, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक वो आपको कंठस्थ नहीं होगा। कहते हैं ना कि चीज़ों को जितना ही ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही वो चीज़ें कंठस्थ होती हैं। जैसे हम पूजा पाठ करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हनुमान चालीसा को पढ़ते 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 याद हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो कंठस्थ हो जाता है। ठीक है ना, तो हमारे चीज़ें भी वही है। अगर हम पढ़ाई अगर मन से करें, अगर एक ही चीज़ को क्या नाम है बार बार पढ़ें, तो वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं और लंबे समय तक वो हमें भूलती ही नहीं है, कंठस्थ हो जाती हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कभी भी आप ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं। ठीक है ना, कभी भी चीज़ों को रटा नहीं जाता है। बायोलॉजी एक ऐसा विषय अगर देखा जाएगा तो ये क्या है, बिल्कुल एक स्टोरी है। बायोलॉजी सब्जेक्ट ही आपका स्टोरी है। एक चीज़ दूसरे से कनेक्टेड है, एक चीज़ दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यानी कि सब क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यानी कि पूरा का पूरा ओवरऑल देखा जाए पूरा स्टोरी है। इसमें सेल है तो इसमें सेल थ्योरी है, तो उसमें एवोल्यूशन है, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी कि सब क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर हम अच्छे से चीज़ों को समझ लें तो कभी भी हम नहीं भूलेंगे। जो भी क्वेश्चन पुटअप हो, चाहे नीट में क्वेश्चन है, चाहे आपकी यूपी बोर्ड वाले बच्चे हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, उस चैप्टर से कहीं भी क्वेश्चन मिल जाएगा तो हम बता देंगे। हिंदी में समझो चाहे अंग्रेजी में समझो, चीज़ें अगर बस समझ में आनी चाहिए। हिंदी में ही अगर चीज़ें समझ में आए तो इंग्लिश में भी आप कर लेंगे। क्योंकि अगर सेल को अगर हिंदी में पढ़ा जाए तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे उस चीज़ को अगर जो भी उनकी लाइनिंग है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो क्या वो बच्चे समझ नहीं जाएंगे? बिल्कुल समझ जाएंगे। हम लोग भी तो यूपीए बोर्ड से थे ना, हम लोग क्या है, हम लोग भी यूपी बोर्ड से ही थे। और पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते क्या होती, चीज़ें याद हो जाती हैं, और वो चीज़ें क्या होती, सब एक जैसी ही होती हैं। ठीक है, तो पढ़ते जितना ही पढ़ोगे उतना ही चीज़ें क्या होंगी, कंठस्थ होंगी। ठीक है ना, तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो। ठीक है, देखो 9 में भी कितना सब्जेक्ट है, तो आपका 4-5 सब्जेक्ट, 5 आपका सब्जेक्ट है। उन 5 सब्जेक्ट में अगर देखा जाएगा आपका साइंस सब्जेक्ट है। साइंस में अगर देखा जाए तो क्या है, एक में आपको एक ही साइंस में आपको फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी है, तीनों को पढ़ाना है। उसमें बायोलॉजी के 3-4 आपका उसमें चैप्टर ही है, और एक ही चैप्टर में थोड़ा सबके बारे में दिया है। जैसे मान लो एक चैप्टर उठा दी, सेल है तो उसी में सेल है, उसी में उसका सेल डिवीजन कैसे हो रहा है, सेल ऑर्गेनेली कौन कौन से, सारी चीज़ें एक ही चैप्टर में मिला के दे दिया। बेसिक चीज़ है। तो जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा तब तक बच्चों हमारा मकान कैसे मजबूत होगा। तो हमें अपना बेस क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मजबूत करना है। ठीक है, 10th में भी वही आपका बायोलॉजी में देखा जाएगा 3 ही 4 सब आपका चैप्टर है। 9th में भी 3 ही 4 चैप्टर है। जब आप 11th में जाते हैं तो आपको चैप्टर मिलता है, यानी कि आपका विषय अलग हो जाता है। फिजिक्स अलग हो जाता है, केमिस्ट्री अलग हो जाता है, बायोलॉजी कितना सब्जेक्ट रहता है बच्चों, कितना चैप्टर रहता है। अगर मान लो अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में कितना पढ़ोगे, 10-12 चैप्टर ही पढ़ोगे, उससे ज़्यादा तो पढ़ोगे नहीं। तो 10 ही 12 चैप्टर को क्या करो, 10-12 जो चैप्टर है 1 साल हमें पढ़ने को मिलता है। अगर हम अच्छे से अगर चीज़ों को पढ़ लें तो वही चीज़ आपको 9 में अगर सेल को अच्छे से पढ़ ले तो 11th में भी तो सेल को पढ़ना है थोड़ा सा, और उसको डिफाइन करना है, और इंटरनल हमें जाना है कि क्या चीज़ क्या है, कहाँ पे कैसे है, सब क्या है, स्टोरी है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो वही 10-11 चैप्टर को हम लोग अच्छे से अगर रिवीजन कर लें, अगर एक चैप्टर को अगर हम 10 दिन भी दें
तो क्या हो, आने वाले समय में एग्ज़ाम टाइम है तो पूरा का पूरा हमें 200 चैप्टर तो रिवीजन हो ही जाएगा, ठीक है ना। बस चीज़ें बाबू सब चीज़ वही है, बस हमें हमारा समझने का फेर अलग है। अगर हम चीज़ों को अगर समझ लें तो आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और अभी के समय में देखो कितने सारे बच्चे नीट निकाल रहे हैं, नीट निकाल के MBBS कर रहे हैं, सब अपने माता पिता के नाम का रोशन कर रहे हैं। आप भी आने वाले समय में खूब पढ़िए, खूब तरक्की करिए, खूब ज़्यादा नाम रोशन करिए, ठीक है। अपने पैरों पे खड़ा हो जाइए, वेल सेटल हो जाइए। आने वाले समय में आप एक उदाहरण बनिए अपने के लिए, अपने गांव के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए आप एक अच्छा एग्जाम्पल बनिए और उस चीज़ को सिद्ध करिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो दूसरे बच्चे भी इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मन लगा के पढ़ो, आप भी गौरवान्वित महसूस करोगे, आपके माता पिता भी गौरवान्वित महसूस करेंगे, आपके टीचर भी ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, ठीक है। तो सारे लोग आपसे ही जुड़े हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करिए, ठीक है। 11th-12th तक बस मेहनत कर लो, उसके बाद से क्या है, नीट परीक्षा, नीट वाले बच्चे अगर नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो नीट के बाद क्या है, नीट अगर निकल गए तो डायरेक्ट MBBS करिए। MBBS करिए 4-5 साल के लिए, आप छुट्टी, छुट्टी का मतलब क्या है, आपकी ज़िंदगी बन गई, ठीक है बच्चों। तो चलो आज हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। NCERT वाला थोड़ा सा देखते हैं। देखो हम बहुत एक ही सब्जेक्ट को ना 50 बार हम पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं वही चीज़ आप लोग को पढ़ाते भी हैं। देखो हम कितना पढ़े हैं, चैप्टर एक ही चैप्टर को हम 10 बार पढ़ते हैं। चलो थोड़ा पानी पिए, प्यास लग गया था। देखो बच्चों, इस चैप्टर में देखा जाएगा तो सेल ही क्या है, हमारा जीवन की इकाई है। देखो कह रहा है कि आप अपने चारों तरफ देखते होंगे, जो जीव निर्जीव दोनों आप पाते हैं, बिल्कुल पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे कि आप करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव जो है आपका जीव नहीं हो सकते। जिस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। फिर कह रहा है, देखो सभी जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर बने, बिल्कुल सही है। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। देखो बच्चों, हमारे अंदर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे पुटअप होती हैं कि क्या चीज़ क्या है, क्या कैसे चीज़ें बनी है, ये कब बना होगा, क्यों बना है, आने वाले समय के लिए, जनरेशन के लिए ये क्या सही है। हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन पनपते हैं। ये जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर ये ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि मनुष्य क्या है, एक जिज्ञासु व्यक्ति है। उसके अंदर क्या हर एक चीज़ को जानने की, सोचने की, समझने की क्या होती है, शक्ति होती है, ठीक है। तो हमारे मन में क्या, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी चीज़ें हमारे दिमाग में क्या होती, पुटअप होती चली जाती है। क्या कि ये है क्या, कैसे बना है, क्यों आया है, कब आया है, किसने खोजा है, कब किया, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ कह रहा है, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जीव जीवधारी से ही मिलकर बने, कोशिकाओं से मिलकर। किसी का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है तो किसी का शरीर क्या है, बहुत कोशिका से मिलकर बना है। जो एक सेल से मिलकर बना होता है उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, ठीक है ना। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो आपके बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर के नाम से जानते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। देखो आगे आपका सेल कह रहा है कि कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन, पहला। दूसरा कह रहा है कि जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, बिल्कुल सही है। कोशिका के बिना किसी का स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेल क्या है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है बच्चों। अगर देखा जाएगा इसमें, देखो अब आगे कह रहा है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा, इसका वर्णन किया था, तथा रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्र की खोज की। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर देखा जाएगा कौन वैज्ञानिक आया था, आपका रॉबर्ट हुक ही आया था। सबसे पहले अगर वैज्ञानिक अगर देखा जाएगा तो कौन आया था, आपका वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक आया था। रॉबर्ट हुक आया था, यही रॉबर्ट हुक आया था। ये जो रॉबर्ट हुक जो है ना, इन्होंने अगर देखा जाएगा तो जो प्लांट के कारक होते हैं ना, पौधे के जो कारक होती हैं, जैसे सिनकोना नाम का एक वृक्ष के पौधे की क्या होती है, छाली होती है। जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है ना, इसका क्या नाम है, यहाँ पे इसकी जो तनाएं होती है, तना पे क्या होता है, बार्क होते हैं, मरे हुए क्या होते हैं आपके सब सेल्स। इन सेल्स को उठाकर माइक्रोस्कोप पे लगा के अंदर देखा था, तो उसे कुछ आपके मधुमक्खी के छत्ते जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिखा था, ऐसा हेक्सागोनल आपको दिखाई दिया था, इस तरह कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है। इसने देखा था तो कैसा देखा था, वो नॉन लिविंग था,
नॉन लिविंग्स को देखा था, बार्क देखा था, यानी कि सिंकोना नामक वृक्ष के छाली को लिया, लेने के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर लगा कर देखा तो देख रहा तो उसने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा हेक्सागोनल। तो उसने कहा कि ये भाई ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो जो मॉन्क्स होते हैं, मॉन्क्स जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, बौद्ध भिक्षु के जो रहने का जो घर होता है उनको अगर देखा जाएगा लैटिन शब्द में सेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेला कहा जाता है। तो उसने कहा कि ये जो दिख रहा है ये बिल्कुल मॉन्क्स के घर के जैसा दिख रहा है, सेला जैसे दिख रहा है, इसलिए इसने क्या किया कि तभी से इसका नाम क्या रख दिया? सेल रख दिया। उसने कहा कि ये बिल्कुल क्या मॉन्क्स के घर जैसा दिख रहा है, इसलिए हमारे इसे हमें क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। तो रॉबर्ट हुक ने ही आपकी सेल की खोज की थी और नाम भी इसी ने ही दिया था। कौन दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। दूसरा वैज्ञानिक जो आया था यही एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक आया था। ये एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक अगर देखा जाएगा बहुत सारे माइक्रोस्कोप की खोज की थी। माइक्रोस्कोप में अगर देखो इसका बड़ा दिलचस्पी था, जो नहीं कोई लोग करता था ये करके देता था। यहाँ तक कि जितने सारे जीव वगैरह मिलते थे सब ये माइक्रोस्कोप के अंदर लगा कर देखता था कि कैसे कौन से जीव दिख रहा है। यहाँ तक कि इसने अगर देखा जाएगा एंटोनी वन अगर ल्यूवेनहॉक आपका जो वैज्ञानिक है ये पहला हो गया। दूसरा अगर देखा जाएगा एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक है, ल्यूवेनहॉक जो वैज्ञानिक है ये वैज्ञानिक अगर देखा जाएगा तो इसने आरबीसी को देखा, इसने डब्ल्यूबीसी को देखा, इसने बैक्टीरिया को देखा, ठीक है ना, इसने बैक्टीरिया को देखा, इसने अगर देखा जाएगा जितने सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है ना सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को इसी ने देखा। यहाँ तक कि इसने स्पर्म को भी देखा था, ठीक है, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं स्पर्मेटोजोआ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसने स्पर्म को भी देखा था। कौन? एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक। और माइक्रोस्कोप की सबसे ज़्यादा खोज कौन किया था? यही किया था, यही जिसका नाम एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक है। समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है। अब देखो क्या रहा है, फिर क्या रहा कि बाद में आया था, ये बाद में बहुत जब बाद की बात है, ये बहुत लास्ट में आया था ये वैज्ञानिक जिसने कहा था कि सेल के अंदर क्या है आपका केंद्रक है, ठीक है। फिर देखो सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद इनके सुधार के बाद अगर देखा जाएगा फ्रेज कंस्ट्रक्टेड व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका के विशेष संरचना का अध्ययन संभव हो सका। जब बाद में अच्छे तरीके से आपका माइक्रोस्कोप का खोज हो गया था तो हर एक चीज़ को देखना संभव हो गया था। मतलब हर एक चीज़ को लोग क्या कर रहे थे? माइक्रोस्कोप के अंदर लगा लगा कर देख रहे थे। कब? जब माइक्रोस्कोप की खोज हो गई थी अच्छे तरीके से तब। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाएगा सबसे ज़्यादा दिलचस्पी जो थी वो माइक्रोस्कोप के अंदर किसकी थी? यही वैज्ञानिक जिसका नाम था एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक। इसने खोज भी किया था और चीज़ों को माइक्रोस्कोप के अंदर लगा लगा कर देख भी रहा था कि कौन कैसे दिख रहा है। अब देखो अब आ गया हमारा कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत अगर देखा जाएगा ना बड़ा टिपिकल है बच्चों, बच्चे समझ में नहीं आता कि आखिर कोशिका का सिद्धांत है क्या। तो देखो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि 1838 में जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो देखो 1838 और 1839 की बात है, एक 1838 आएगा, एक आपका आएगा 1839। 38 में अगर देखा जाएगा तो यही मैथियस लाइडेन था, मैथियस लाइडेन और यहाँ पे आया था आपका थियोडोर स्वान। यही दो वैज्ञानिक आए थे, मैथियस लाइडेन और थियोडोर स्वान। मैथियस लाइडेन और थियोडोर स्वान के वैज्ञानिकों का कहना अलग अलग था। ये देखो ये दोनों ने ही मिलके एक और वैज्ञानिक आता जिसे रुडोल्फ वर्चो के नाम से जाना जाता है। ये तीनों वैज्ञानिक ने ही मिलकर सेल थ्योरी के सिद्धांत को दिया था। देखो बच्चों मैथियस लाइडेन जो था ना इसने कहा था कि जितने सारे प्लांट्स हैं ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ से जितने सारे सेल्स हैं प्लांट्स है सारे के सारे प्लांट्स किससे मिलकर बने हैं? आपके सेल से मिलकर बने हैं। थियोडोर स्वान का कहना था कि जितने सारे एनिमल है यानी कि ऑल एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। देखो तो दोनों का अलग अलग, ये प्लांट के बारे में बता रहा है और ये किसके बारे में बता रहा है? ये एनिमल के बारे में बता रहा है। ये जब खोजा तो क्या है कि जितने सारे एनिमल है भाई किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। जितने सारे प्लांट्स है किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने। इसने कहा था कि जो एनिमल जो सेल होता है ना एनिमल सेल के बाहर क्या होती है? एक दीवार होती है, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं आज के समय में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसने कहा था कि एक पतली झिल्ली दिखाई देती है
ठीक है ना, यानी कि पतली झिल्ली दिखाई देती है। पतली झिल्ली ही क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस समय तो नहीं पता था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन वो झिल्ली पता है कि पतली झिल्ली है, जो अभी के समय में उस पतली झिल्ली को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसने ये भी कहा था कि जो प्लांट, इसने प्लांट को भी देखा था। इसने कहा था कि ये जो प्लांट है, प्लांट के बाहर क्या होती है, एक मोटी कवच होती है, यानी कि ये पतली भित्ति नहीं है। ये भित्ति कैसी है आपकी, मोटी भित्ति है। ये जो मोटी भित्ति है, ये एनिमल से क्या कर रही है, इसको अलग कर रही है। ठीक है ना, ये इसका यूनिक कैरेक्टर है। तो ये जो मोटी भित्ति दिखाई दे रही है, इस मोटी भित्ति को क्या कहा उन्होंने कि ये सेल वॉल है। मोटी भित्ति कुछ दिखाई दे रही है, समझ में आ रहा है। तो जो पतली भित्ति थी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, यानी कि एनिमल की थी, और जो मोटी भित्ति थी वो किसकी थी, सेल वॉल की थी, यानी कि आपका पादप का था। ठीक है बच्चों, तो ये पहला वैज्ञानिक हो गया, ये आपका दूसरा वैज्ञानिक हो गया। ठीक, और तीसरा वैज्ञानिक यही है रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो, ये जो तीसरा वैज्ञानिक आया था, इसने क्या किया था, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ओमनीज सेलुला ई सेलुला का सिद्धांत दिया था। ओमनीज सेलुला ई सेलुला का मतलब जानते हो, ओमनीज का मतलब होता है न्यू, सेलुला का मतलब होता है सी, ई का मतलब होता है एग्जिस्टिंग। ठीक है, सेलुला का मतलब सेल। तो देखो इसने कह रहा है क्या है, कि इसने कहा था कि जो पुराने सेल्स हैं, ठीक है ना, वो नए सेल से मिलकर बने हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जो नए सेल की उत्पत्ति हो रही है वो पुराने सेल से ही हो रही है। यानी कि कह रहा है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी उत्पत्ति हमारी किससे हो रही है, हमारे माता पिता से हुई। जब तक हमारे माता पिता नहीं रहेंगे तो हमारी उत्पत्ति कैसे हो गई। तो बिल्कुल ये भी वही है। ये कह रहा है कि जो नया सेल बन रहा है वो नया सेल किसके वजह से बन रहा है, पुराने एग्जिस्टिंग सेल से ही बना है। लेकिन नववर्ती कोशिकाओं की जो उत्पत्ति हो रही है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही हो रही है। ठीक है, तो ये इनका कहना था। और अभी के समय में अगर देखा जाए तो है तीनों वैज्ञानिकों को मिलाकर, किन तीनों वैज्ञानिकों को मिलाकर, इनको मैथियस लाइडेन, थियोडोर स्वान और आपका कौन है तीसरा है रुडोल्फ वर्चो, इन तीनों के सिद्धांतों को मिलाकर अभी के समय में हम क्या कहते हैं, सेल थ्योरी कहते हैं। तभी से सेल थ्योरी बननी आपकी स्टार्ट हो गई, सेल थ्योरी। अब वो भी कौन सी सेल थ्योरी है आपकी, मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी यही तीन वैज्ञानिक है, मैथियस लाइडेन, थियोडोर स्वान और रुडोल्फ वर्चो। हाई जो मैथियस लाइडेन था ये आपका जर्मन का था, कहाँ का था, जर्मन का था। और क्या था आपका, बोटानिस्ट था। बोटानिस्ट का मतलब साइंटिस्ट था, बॉटनी का सिद्धांत था। और ये वाला जो था ये इंग्लैंड का था, यानी कि इंग्लिश मैन था, इंग्लैंड का था, इंग्लैंड का था। यानी कि हम कह सकते हैं कहाँ का, ये ब्रिटिश का, जिन्होंने हमारे देश पे सबसे ज़्यादा राज किया था, ब्रिटिश का था। ठीक है ना, और ये कैसा था आपका, जूलॉजिस्ट था, ये जूलॉजिस्ट था। ठीक है ना, ये जंतु विज्ञान पे, ये जंतु विज्ञान का ये पिता था, और ये आपके पादप विज्ञान के पिता थे। तो हाई वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक और तीनों ये रुडोल्फ वर्चो, इन तीनों वैज्ञानिकों को मिला को ही हम क्या कहते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये पूछता मॉडर्न सेल थ्योरी किन किन वैज्ञानिकों ने दिया था, तो हाँ ये तीनों वैज्ञानिकों ने दिया था। कौन कौन सा, आपका मैथियस लाइडेन, थियोडोर स्वान और आपका अगर देखा जाएगा रुडोल्फ वर्चो। ये 1958 की बात है, ये 1958 में आया था। तो ये नाम इनका याद रखना जरूरी है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या रहा है, थोड़ा सा रीड करते हैं। देखो रीड करने में तो देखो क्या कह रहा है कि जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। बिल्कुल सही, जो पौधों में उत्तकों का निर्माण करते हैं, यानी कि पौधे में कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी उत्तक बनते हैं। लगभग इसी समय कब की बात है, 1839। हाई देखो 1838 में आया था, कौन आया था, मैथियस लाइडेन आया था। और यहाँ पे कौन आया, 39 में ब्रिटिश आया, इंग्लिश वाला आया, ब्रिटिशर आया, प्राणी विज्ञान था, जिसका नाम क्या था, देखो थियोडोर स्वान। तो कह रहा ने विभिन्न जंतुओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिल रही है, और वही पतली परत को आज के समय में हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। यही खोजा था, माइक्रोस्कोप के अंदर लगा कर देखा था तो उसे पतला लेयर दिखाई दिया था। इस वैज्ञानिकों ने पादपों का भी अध्ययन किया था, और बाद में पाया कि पादप में कोशिकाएं भित्ति मिलती है, यानी कि मोटी दीवार मिलती है, उस मोटी दीवार को हम क्या कहते हैं, भित्ति कहते हैं, जो इसकी विशेषता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही, जो प्लांट को एनिमल से अलग करती है। उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि स्वान, ये मैथियस लाइडेन और थियोडोर स्वान है, ये दूसरा जो वैज्ञानिक एनिमल और प्लांट दोनों को देखा था, सेल को देखा, क्यों कहा कि वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से ही मिलकर बने। जितने सारे प्लांट्स हैं उनका शरीर सेल और उनके जो प्रोडक्ट हैं ऑर्गेनेल वगैरह उन्हीं से ही वो मिलकर बना है।
फिर देखो आगे क्या कह रहा है कि स्लाइडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ये जो वैज्ञानिक है स्लाइडेन और स्वान, ठीक है ना, संयुक्त रूप से कोशिका को विज्ञान को प्रतिपादित किया, ठीक है ना। बाद में ये आपका सेल थ्योरी थी, लेकिन ये जब रूडोल्फ वर्चो मिल गया तो उसे मॉडर्न सेल थ्योरी कहा गया, यानी कि आज के समय के जो हम सेल थ्योरी पढ़ रहे हैं। कह रहा कि यद्यपि इसका सिद्धांत बताने में यह असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना, ये असफल रहे ये दोनों वैज्ञानिक। लेकिन जब पहली बार कौन आया, यही रूडोल्फ वर्चो 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका क्या होती है, विभाजित होती है, और नई कोशिकाओं का जो निर्माण है वो किससे हो रही है, पूर्ववर्ती से हो रही है, यानी कि प्रत्येक बच्चे का जो जन्म होता है उनके माता पिता से ही होता है, ठीक है बच्चों, माता पिता से ही हो रहा है। अब देखो क्या कह रहा है, फिर देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैसा सिद्धांत दिया, देखो इन्होंने स्लाइडेन और स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिकाओं के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और देखो यहाँ पे कह रहा है कि ओमनीज सेलुला ई सेलुला का सिद्धांत दिया, यानी कि पूर्ववर्ती नयवर्ती कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही हो रही है, ठीक है। और फिर देखो कह रहा है कि इन्होंने स्लाइडेन और स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिकाओं के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए परिप्रेक्ष्य रूप से कोशिका सिद्धांत हमारे क्या निम्नवत, यानी कि हाई दोनों वैज्ञानिक, ये जो वैज्ञानिक रूडोल्फ वर्चो ने ही क्या किया, कोशिका के सिद्धांत को दिया। इसमें देखो क्या चीज़ कह रहा है, दो चीज़ है, ये दोनों चीज़ में सेल थ्योरी में क्या कह रहा है कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से मिलकर बने, बिल्कुल सही। सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही क्या हो रही है, आपकी निर्मित हो रही है, ठीक है बच्चों। तो ये जो सिद्धांत को अगर देखा जाएगा तो इस सिद्धांत को देने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन थे, यही तीनों वैज्ञानिक थे, मैथियस, लाइडेन, थियोडोर स्वान। ये देखो यहाँ पे आपका मैथियस लाइडेन आ गया, फिर कौन आ गया बच्चों, यहीं पे थियोडोर आपका स्वान आ गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा कौन है हमारा, रूडोल्फ वर्चो। यही तीन वैज्ञानिक आए थे, ठीक है ना। ये हमारा रहा सेल थ्योरी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, इस वीडियो को बच्चों फॉलो करो, ठीक हो। आगे देखो इसमें थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए। देखो बच्चों इसमें कह रहा है कोशिका का अगर देखा जाए समग्र अवलोकन क्या है, तो देखो कह रहा है कि आरंभ में आप प्याज के छिलके और या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देख चुके होंगे। अगर प्रैक्टिकल वगैरह कराया जाता है तो हम बिल्कुल देख लेते हैं। कह रहा है कि उनकी संरचना का स्मरण करें कि कैसा उनका बना होता है। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है, जिसके बाहर सतह पर अगर देखा जाएगा एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व ठीक नीचे क्या पाई जाती है, आपकी कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली संरचना मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। यानी कि क्या है, हमारे सेल के अंदर क्या है, हमारे केंद्र की प्रेजेंट है। इन केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्र होता है। कितना होता है गुणसूत्र, 46 होता है। बैक्टीरिया के अंदर कितना होता है, एक ही होता है, जिसे न्यूक्लियॉइड कहते हैं। देखो जिसके अंदर क्या होता है, झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस होता है, उसे हम यूकैरियोट्स कहते हैं। वह जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट कहते हैं। ये बच्चों बार बार इस चीज़ को बताया जाता है। जिसके अंदर अगर देखा जाएगा झिल्ली युक्त केंद्रक होगा उसे हम यूकैरियोट कहेंगे, और जिसमें अगर देखा जाएगा, देखो यहाँ पे झिल्ली युक्त केंद्रक है उसे हम यूकैरियोट कहेंगे, और झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट कहेंगे। तो ये हमारे यूकैरियोट हो गए, ये हमारा क्या हो गया, प्रोकैरियोट हो गया, ठीक है। देखो दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल आव्यूह होता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। देखो बच्चों अगर सेल के अंदर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा सेल है। इस सेल के अंदर क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो खाली स्थान होता है ना, इसी खाली स्थान को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनेली वगैरह होती है, जिसे हम सेल ऑर्गेनेली के नाम से जानते हैं। सेल ऑर्गेनेली के नाम से जानते हैं। हाई क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। देखो आगे क्या कह रहे हैं हम, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रिया हेतु कोशिका द्रव्य का एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहीं संपन्न होती है। जो भी केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है, सारा का सारा केमिकल रिएक्शन वो कहाँ होता है, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। जो भी केमिकल आपका रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो भी होता है वो कहाँ होता है, आपके साइटोप्लाज्म के ही अंदर। फिर देखो यहाँ पे कह रहा है
यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कोशिका की जीव जो है अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहीं संपन्न होती है। यहाँ पे देखो कह रहे यूकैरियोटिक कोशिका में अगर देखा जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब जिसका शरीर मल्टीपल सेल से मिलकर बना है, केंद्रक अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम मिलता है, यहाँ पे हमारी अंतःपद्य बहिजालिका मिलती है, हमारी यहाँ पे गोल्गी बॉडी मिलती है, यहाँ पे अगर देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, यहीं पे क्या होता है, हमारे हरित लवक मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अलग अलग चीज़ें मिलती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, ऑर्गेनेली कहते हैं। जैसे क्या, अंतःपद्य बहिजालिका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, सूत्रकणिका कहते हैं जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, सूक्ष्म बॉडी होती है जिसे हम माइक्रो बॉडी कहते हैं, गाल्जी समृद्ध होती है, आपकी लयनकाय होती है, रसधानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का क्या होता है, अभाव होता है। यानी कि अगर देखा जाएगा तो जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें आपका बैक्टीरिया आती है, ब्लू ग्रेन algae एल्गी आती है, उसमें क्या होता है, झिल्ली युक्त कोशिकाएं जो होती है अभाव होती है, यानी कि उसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, केवल एक राइबोसोम ही पाया जाता है और कोई भी चीज़ उसके अंदर पाई नहीं जाती। ठीक है बच्चों, आप देखो, अब देखो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कोशिका के थोड़ा सा शेप साइज के बारे में अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या है, ये लाल रुधिकणिका। देखो बच्चों, जितना सारा सेल है, जो भी सेल का डिज़ाइन वगैरह है, सब उसके काम के ही आधार पे ही उसका वैसा बनावट है। ये क्या है, ये लाल रुधिकणिका है, किसकी लाल रुधिकणिका है, ये आपके ब्लड की लाल रुधिकणिका है। इसके अंदर क्या है, ये उभयावतल, इसके अंदर अगर देखा जाएगा ज़्यादा स्पेस होना चाहिए ताकि ये रुधिर को लेकर जाए। तो ज़्यादा स्पेस बढ़ाने के लिए क्या होती है, बीच से ऐसे दब जाती है, ये बाई कॉन्केव हो जाती है ताकि इसका आयतन बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी हीमोग्लोबिन को अंदर ले और आरबीसी के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाए और शरीर के समस्त भाग में क्या कर दे, ट्रांसफर करे। तो जैसा सेल का बनावट रहेगा उसके काम के ही आधार पर उसका बनावट होता है। ये क्या आपकी श्वेत रुधिरकणिका है, इसकी आकृति अगर देखा जाएगा अमीबियोसिस होती है, अमीबियोसिस का अमीबा की तरह होती है। ये क्या करती है, ये इसका अगर ये डायग्राम है, यहाँ पे क्या होती है, अगर जीव आ गया तो ये इसको क्या करेगी, ऐसे अपने उत्पाद के रास्ते से इसको खा के अपने अंदर डाल देगी। ये क्या है, इसको, ये भी तो सेल है ना, ये सेल क्या है, ये सेल स्तंभका उपकला कोशिका है। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, अपने अंदर एयर को भरती है, सॉरी ये देखा जाएगा लंबी लंबी होती है ना, सिप ट्यूब होते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो पौधों में क्या होती है, ये लंबी इसलिए होती है क्योंकि इनको दूर दूर तक पानी को क्या करना होता है, पहुंचाना होता है, यानी कि इसके अंदर ये लंबी ट्यूब होगी तभी ना पानी को ऊपर पहुंचाएगी। तो ये है। ये देखो, ये हमारी तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है, शाखाओं में बटी है, और ये क्या होती है, शाखाओं में जब तक बटी नहीं रहेगी, लंबी नहीं रहेगी, तब तक ये हमारी सेल सूचना को कैसे लेके जाएगी। तो इसका देखो बनावट अलग है। ये देखो, ये आरबीसी का अलग बनावट है, इसके काम पे ही इसका बनावट है, डब्ल्यूबीसी के ही काम पे ही इसका ऐसा बनावट है। ये जो आपका स्तंभाकार उपकला है, यानी कि ये क्या कर रही है, ये जो है जल वगैरह को ले रही है, कैल्शियम वगैरह मिनरल वगैरह को ले रही है, ताकि क्या करे, पौधे लंबे लंबे हैं, उनके अंदर ट्यूब जब तक लंबे लंबे नहीं रहेंगे तब तक वो किसी चीज़ को कैसे पहुंचाएंगे। ये तंत्रिका कोशिका, हाई तंत्रिका कोशिका शाखाओं में नहीं बटी होगी, लंबी नहीं होगी, तो हमारी सेल ये सूचना को कैसे पहुंचाएगी, नहीं पहुंचा सकती है। और ये देखो, ये एक वाहीकृत दीर्घकृत है, ये सब वेजिकल्स हैं, ये सब पौधों के अंदर पाए जाते हैं। ये मधुतिकी है, इसके अंदर क्या है, हवा भरेगा, हवा भरेगा तो ये गोल गोल हो जाएगा। तो जैसा सेल, उस सेल के ही, उसके बनावट के ही आधार पर उसका शेप और डिज़ाइन उसका दिया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो कह रहा है कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। यानी कि चाहे अगर आपका यूकैरियोटिक हो और चाहे आपका प्रोकैरियोटिक, दोनों के अंदर क्या होता है, झिल्ली युक्त राइबोसोम होता है। देखो बच्चों, ये ऐसे राइबोसोम होता है, बिल्कुल बर्गर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको ही हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। जहाँ राइबोसोम होगा बच्चों, वहीं पर ही आपका प्रोटीन बनेगा। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है बिना राइबोसोम के प्रोटीन बन जाए, नहीं बनेगा। यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है वो आपका 80S होता है, और प्रोकैरियोट्स में अगर देखा जाएगा, प्रोकैरियोट्स में अगर देखा जाए तो ये कितने पाए जाते हैं, ये 70S पाए जाते हैं। यहाँ तक कि अगर देखो बच्चा, देखा जाए यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक में अगर देखा जाए तो एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर अगर देखा जाएगा जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। यूकैरियोट्स के अंदर अगर देखा जाएगा जो हमारा हरित लवक है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है, 70S होता है। ये अगर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये क्या हो रही है, इसके अंदर आपका 70S पाया जाएगा, और बाहर क्या पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर है, सेल के ही अंदर है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S पाया जाए, और सेल के कोशिका के द्रव्य के अंदर कितना पाया जा रहा है आपका 80S पाया जा रहा है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे कह रहा है कोशिकाएं क्या रहती हैं, यहाँ पे देखो राइबोसोम कहते हैं। फिर देखो कोशिका के भीतर अगर देखा जाएगा राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगों के जैसे हरितलवक हो गया और सूत्रकणिका में खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाए जाते हैं। तो अंतःप्रदबई जालिका में भी ये 70S होता है, सूत्रकणिका में भी ये 70S होता है और हरितलवक में भी ये क्या होता है 70S होता है। ठीक है ना, ये 70S राइबोसोम है, लेकिन साइटोप्लाज्म में 18S मिलता है। फिर देखो यहाँ पे कह रहा है कि जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारकाय केंद्रक तथा अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। ठीक है, कह रहा कोशिकीय आकार अगर देखा, इनका माप आकार कार्य दृष्टि से काफ़ी क्या होती है, भिन्न होती है। अगर सबसे छोटी अगर कोशिका अगर देखा जाएगा तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, सबसे छोटी अगर कोशिका अगर देखा है तो माइकोप्लाज्म की है। सबसे छोटा कोशिका किसका होता है अगर देखा जाएगा तो माइकोप्लाज्म की है। माइकोप्लाज्म में कितना है आपका, अगर थ्योरी के हिसाब से अगर देखा जाएगा 0.03 माइक्रोन है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे अगर इसका देखा जाए, अगर मान लो अगर मान लो देखो यहाँ पे यूकैरियोटिक अगर सेल का देखा जाए, देखो यहीं पे बता दे रहे हैं यूकैरियोटिक सेल का अगर साइज़ देखा जाए, यूकैरियोटिक सेल का अगर साइज़ देखा जाए तो इसका जो सेल का जो साइज होता है ना वो 10 से 20 मिली माइक्रोन होता है। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक का अगर देखा जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल का अगर देखा जाएगा इससे 10 गुना कम यानी कि 1 से 2 मिली माइक्रोन, देख रहे हो 10 गुना कम हो जा रहा है। तो ये प्रोकैरियोटिक का साइज है सेल का और यूकैरियोटिक के सेल का साइज है। तीसरा अगर देखा जाएगा तो सबसे छोटी कोशिका कौन है आपकी, माइकोप्लाज्मा है। कौन है सबसे छोटी कोशिका आपकी, माइकोप्लाज्मा। इसका अगर देखा जाएगा साइज कितना 0.1 मिली माइक्रोन है, लेकिन अगर थ्योरी के हिसाब से अगर देखा तो कितना है 0.3 मिली माइक्रोन, यानी कि एनसीईआरटी की थ्योरी कर रहे हैं। यहाँ पे देखो कितना है 0.3 मिली माइक्रोमीटर में या माइक्रोमीटर में, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये माइकोप्लाज्म, इसी को ही हम PPLO कहते हैं। ठीक है, इसकी देखो लंबाई की, जबकि जीवाणु में अगर बैक्टीरिया में अगर देखा है तो कितना होता है 3 से 5 मिली माइक्रोन की होती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो प्रोकैरियोट्स में ही क्या होती हैं, प्रोकैरियोट्स का साइज 1 से 2 मिली माइक्रोन है। तो जरूरी थोड़े ना कि सारे के सारे बैक्टीरिया का शेप 1 से 2 मिली माइक्रोन में, अगर बैक्टीरिया अगर बड़ी है तो 3 से 5 माइक्रोमीटर में आ सकती है कि नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होती है, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा अगर देखा जाएगा लार्जेस्ट अगर देखा जाएगा जो सेल होता है वो किसका होता है, शुतुरमुर्ग के आपके अंडे का होता है। ठीक है ना। फिर देखो बहुकोशिकीय जीवधारी में अगर देखा जाएगा तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का जो व्यास होता है वो कितना होता है 7 माइक्रोमीटर होता है। 7 माइक्रोमीटर का मतलब समझ रहे हो, यानी कि अगर क्या है ये हमारा लाल रुधिकारिका, तो ये क्या होती है बच्चों, बाइकैन कब होती है कि नहीं, बीच से ये क्या होती है दबी होती है। तो इसका अगर व्यास अगर देखा जाएगा तो कितना होता है आपका 7 मिली माइक्रोमीटर होती है। तंत्रिका की कोशिका सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। ये बिंबाकार बहुभुजी स्तंभी घनाभ धागे की तरह असमाकृति प्रकार की हो सकती है। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे मान लो हाई सेल्स है, ये भी नर्वस सेल्स है, तो नर्वस सेल का काम कुछ अलग होता है। RBC जो सेल्स है इसका काम कुछ अलग होता है। WBC का सेल का काम अलग होता है। स्तंभाकार सेल का काम अलग है। जो आपकी एक वाही की दीर्घीकृत है सीव ट्यूब्स जो होती हैं वो आपकी अलग है, यानी कि मेसोफिल सेल्स जो है अलग है। जितने सारे सेल्स हैं सारे सेल्स यहाँ पे देखो कह रहा है कि कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकती है। जैसा कोशिका का रूप रहेगा, जैसा उसका रूप रहेगा, जैसा उसका काम रहेगा, उसी के अनुसार पे ही वो भिन्न होंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ ये क्या है आपका हाईलाइट इसको कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका सेल। आई होप अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉलो करिए। अगला जो टॉपिक है आपका प्रोकैरियोट्स के बारे में हम बताएंगे कि क्या है प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों हम सेल थ्योरी जो 11th का था वो स्टार्ट कर दी हैं। आपको बता दिया गया कि कोशिका क्या है, कोशिका संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था, तो ये तीनों वैज्ञानिकों ने दिया था। रोडोल्फ आपका वर्चो था, मैथ्यूस लाइडेन, थियोडोर स्वान ने ही तीनों ने मिलकर मॉडर्न सेल थ्योरी को परिभाषित अच्छे से किया था। ठीक है, और ये हो गया हमारा सेल। यूकैरियोट्स के अंदर सेल कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल कैसा होता है, उसका साइज क्या है, देखो यहाँ पे हमने साइज भी बता दी यहाँ पे। तो माइकोप्लाज्मा का देखो बच्चे इससे 10 गुना कम हो गया कि नहीं हो गया, देखो यहाँ पे इसका इससे 10 गुना कम माइकोप्लाज्मा का हो गया 0.03 हो गया। वायरस का अगर देखा जाएगा तो वायरस का भी छोटा होता है।
वायरस में अगर देखा जाएगा तो ये जो वायरस होता है इसका अगर देखा जाएगा तो 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर में ये होती है आपका वायरस है। तो देखो यूकैरियोटिक 10 से 20, इसका 10 गुना कम, 1 से 2 मिली माइक्रोमीटर इसका होगा। माइकोप्लाज्म का है जो है कितना हो गया 0.03 मिली माइक्रोमीटर है ये, ठीक है ना, ये किताब के हिसाब से है। और ये जो वायरस है, वायरस का देखो ना यहाँ पर 0.02 से लेके 0.2 मिली माइक्रोमीटर तक है, ठीक है। तो ये इसमें से क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन किसका कैसा है। और शुतुरमुर्ग का अंडे का सेल्स जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है माइकोप्लाज्मा का तो है ये है 0.03, ठीक है। तो आगे हम नए लेक्चर जो है आपको प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में समझाते रहेंगे, ठीक है। तो आप उस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय। और लेक्चर को पूरा देखना।